राजनीति में दीमक, जनता चुका रही कीमत, मुद्दों पर नहीं करता कोई बात, कहीं व्यक्ति तो कहीं संगठन पर बात। पहली तस्वीर भले दिल्ली की है, लेकिन इस तरह की सियासत अब आम हो चली है। यहाँ पंजाब की घटना के लिए बीजेपी राहुल प्रियंका को कटघरे में खड़ा किए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह नहीं मान रहे हैं। उन्होंने इस बार न सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा, बल्कि उसकी तुलना दीमक से कर डाली। इन दोनों ही घटना में जनता से ज्यादा व्यक्तिपरक और संगठन परक राजनीति का बोलबाला है। सवाल ये है कि जन मुद्दे कहाँ हैं? आप बयान में भी ढूंढेंगे तो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। कि आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता, लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गाली अब मैं खाऊंगा, क्योंकि आरएसएस से की मैंने तुलना दीमक के साथ कर दी। जैसे ही ये बयान आया, बहस की दिशा बदल गई, प्रतिक्रिया प्रहार जैसी हो गई। एक साथ बीजेपी जैसे टूट पड़ी। कांग्रेस देश के लिए दीमक की तरह है और कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह दीमक की तरह है। वो कह नहीं पाते हैं कि कांग्रेस को ही दीमक की तरह खा गए हैं। दिग्विजय सिंह आरएसएस की तुलना दीमक से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह की राष्ट्र विरोधी जमीन आरएसएस ने पूरे देश के अंदर खोद कर डाल दी। और थोड़े थोड़े मुझे अब ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी भी अब पागलपन की ओर जा रहे हैं। जिस आरएसएस के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, वे आरएसएस के लोग सत्ता में बैठे और उन्होंने सारा भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। और न सिर्फ भ्रष्टाचार समाप्त हुआ इस देश के अंदर, इन सब के चेहरे भी बेनकाब हुए। और इसलिए दिग्विजय सिंह इस प्रकार की बात कर सकते हैं क्योंकि वो भी उस भ्रष्टाचारी गैंग के एक सदस्य हैं। कुछ ऐसी ही सियासी हंगामेबाजी उस वक्त होती है जब बीजेपी की तरफ से गांधी परिवार निशाने पर होता है। लेकिन बात मध्य प्रदेश की करें तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि दिग्विजय सिंह के बयान का खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है। उनके बयान पर बीजेपी एकजुट होकर बोलती है, और खासकर ऐसे बयान जो आरएसएस से जुड़े हों। अब सवाल यह है कि कब तक राजनीति में दीमक, पप्पू, फैकू, जीजाजी जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते रहेंगे? बार बार ये शब्द रूप बदलकर राजनीति की दिशा बदलने क्यों आते हैं? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है राजनीति का दीमक। राजनीति का दीमक कौन है? राजनीति का दीमक वो सोच और वो दृष्टि है जो जनहितैषी मुद्दों को कहीं पीछे धकेल देती है। मैं नहीं कहता कि जानबूझकर, अनजाने में और कई बार सुनियोजित तरीके से भी, कि जिस राजनीति के केंद्र में जन होना चाहिए वहाँ पर मुद्दे दूसरे हो जाते हैं। कई ऐसे शब्द जो मध्य प्रदेश विधानसभा में बैन किए गए, राष्ट्रीय स्तर पर भी होने चाहिए, सोशल मीडिया में भी होने चाहिए। किसी भी राजनेता के व्यक्तित्व को लेकर जिस तरह की टीका टिप्पणी हम देखते हैं, किसी संगठन को लेकर जैसी टीका टिप्पणी देखते हैं, तो बड़ा अजीब सा भाव मन में आता है। अगर आप देखें तो पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश के करीब करीब 40 सालों से ज़्यादा का जिनका राजनीतिक जीवन है, कमलनाथ जी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर शायद, मैं तो नहीं ध्यान कर पाता हूं कि उन्होंने कभी कुछ बोला हो। वो एक ही बात दोहराते हैं और मुद्दे की बात दोहराते हैं कि बीजेपी नहीं, बीजेपी से मजबूत संगठन से लड़ाई है, लड़ेंगे। समीक्षक ये भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी को भी गाहे बगाहे कभी सुना गया हो संघ पर चोट करते हुए, वार करते हुए, तो बात अलग होगी। नेहरू जी को भी जितना मैंने पढ़ा है तो उसमें संघ को उन्होंने कितना समय दिया है, कोसने की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे अज्ञानता हो सकती है मेरी, इसलिए मैं उस पर बहुत निर्णायक तौर पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये चीज़ें बताती हैं, क्या 90 के दशक के आसपास से ये परंपरा शुरू हुई कांग्रेस में संघ को लेकर टीका टिप्पणी करने की? और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि संघ पर कोई बात की जाए तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता तिलमिला जाते हैं, क्योंकि संघ उनके लिए पितृपुरुष और मातृपुरुष है। और कुछ लोग ये भी कहते गए, समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार, की कांग्रेस के तत्कालीन यानी 90 के दशक के आसपास का जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व रहा, वो भी इससे उसको प्रसन्नता होती थी, ऐसा माना जाता था।
और यही वजह है कि 85 से 90 के बीच में ये दायित्व मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी ने संभाला और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी इस परंपरा के पुरोधा राजनेता के तौर पर कांग्रेस में सामने आए। लेकिन ये टीका टिप्पणी, कभी संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध की बात को लेकर भी दिग्विजय सिंह जी चर्चा में रहे, सरकारी कर्मचारियों की, जब वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन इन तमाम मसलों से लोगों को क्या मिल जाता है, ये एक बड़ा सवाल हमेशा रहा और पूछा जाएगा। संघ को लेकर जो भी दृष्टि और सोच है, अगर उसका कोई ऐसा काम है तो जाहिर तौर पर उसे उजागर करना कांग्रेस का मुख्य दायित्व है, जिसको वो मानते हों कि ये तथाकथित रूप से कहीं राष्ट्र के हितों के विरुद्ध है। और अगर ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल ये बात सामने आनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसी स्थिति है, ये बहस का विषय हमेशा से रहा है। लेकिन हम फिर मूल मुद्दे पर आते हैं कि क्या ये जनता के हित चिंतन से जुड़ा बहुत गंभीर विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आजकल जिस तरह से व्यक्तिपरक टिप्पणियां होने लगी हैं, आजकल क्या, जैसा हमने आपको बताया कि बीते बीते करीब करीब 1.5-2 दशकों से व्यक्तिवादी राजनीति केंद्र में हो गई है। अब एक दूसरे की पार्टी की विचारधारा को लेकर जिस तरह की भाषा का उपयोग होता है, शायद ये पहले नहीं था, ये उस दौर की राजनीति में नहीं था जिसको आप 80 के दशक की राजनीति कहते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मिलिए, हमारे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी, जो बहुत ही सुपठित हैं और धैर्यशील, संयमशील हैं। बहुत स्वागत है उनका। और पहली बार मुझे सुयोग मिल रहा है योगेश ताम्रकार जी के साथ रूबरू होने का, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के और यहाँ प्रवक्ता का धर्म अदा करेंगे। और उनसे भी अपेक्षा है कि उन्हीं मूल्य परंपराओं का प्रतिनिधित्व वो करें जिसकी राजनीति में हमेशा अपेक्षा हम सब करते हैं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी कि आखिर संघ पर चोट करने की ये जो कोशिश है, दिग्विजय सिंह जी जानते भी हैं, उन्होंने कहा भी कि इसकी बड़ी गहरी प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होती भी है संघ को लेकर। आपको याद होगा जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो आदिवासियों के हिंदू या उसमें उनके नाम के साथ हिंदू लिखने का विषय हुआ तो भी बड़ी चर्चा हुई थी और ऐसा माना गया था कि बड़ा प्रतिक्रियावादी रहा था ये विषय। किस तरह आप देखते हैं इस विषय को और जनता से इसका क्या आप संबंध देखते हैं? शरद जी, देश की राजनीति में मुख्यतः 2 विचार हैं। एक विचार जो है कांग्रेस का है, जो तथाकथित जिस पर धर्मनिरपेक्षता की बात होती है या वोटों की तुष्टीकरण की होती है। दूसरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जो उसका मातृ संगठन है। तो आरएसएस पर जब कोई बात होती है तो निश्चित तौर पर जो उनके राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी में, उसकी प्रतिक्रिया होती है। और ये आज से नहीं हो रहा है। ये आप देखिए, जब महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद से लगातार कांग्रेस के जो एजेंडे पर रहा है वो आरएसएस रहा। उस पर प्रतिबंध भी लगा, उससे जुड़े संगठनों पर भी लगा। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के तो बजरंग दल पर भी प्रतिबंध की बात हुई थी। तो वो लगातार अपने आप को उसी तरह से राजनीति में उन आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जब हमने कई बार ये देखा है कि उसको लेकर वो उनके नेताओं को लेकर वो व्यक्तिगत उदार होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की भोपाल में मीटिंग हुई थी तो उन्होंने खुद होस्ट की थी उसको, जो उनका भोजन जो है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस वक्त पूरी पार्टी में आप देखेंगे तो वो उस कमेटी के चेयरमैन हैं जिन्हें मुद्दे जो है सत्ता के खिलाफ तैयार करना है। तो वो कहीं ना कहीं ये एक तरह से उनका जो है विचार का मामला है। कहीं ना उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जुड़ा हुआ है और जो नई जनरेशन है जो कांग्रेस पार्टी में आई है, उसे यदि वो बता रहे हैं कि आरएसएस को वो किस तरह से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है वो उस विचार को अब नई जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो पार्टी का जो अपना उनका विचार है। ये आपने एक विश्लेषणात्मक दृष्टि से इसको देखने की कोशिश की है। मिथुन जी, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? जैसा हमने पहले कहा कि आपके प्रदेश कांग्रेस के मुखिया, आमतौर पर ये उनकी शैली भी है कि वो ऐसे विषयों से ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों पर केंद्रित रहा जाए जो मुद्दे मध्य प्रदेश से संदर्भित हैं या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं। जी
शरद जी, हमारे दोनों ही नेता एक ही तरीके की बात करते हैं कि इस देश के जो विषय होने चाहिए राजनीति के, वो होनी चाहिए देश का डेवलपमेंट, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, देश के युवाओं को नौकरियां कैसी मिल रही हैं, देश के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए हम क्या कर रहे हैं, देश के गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, देश की महिलाओं को हम कितना सशक्त कर रहे हैं। लेकिन जब ये राजनीति CA, NRC, हिंदू मुसलमान दलित सवर्ण इस तरीके की राजनीति पर फोकस हो जाती है तो हमें पता चलता है कि हम देश को एक खोखलेपन की तरफ ले जा रहे हैं कि वो युवा जिसके हाथ में आज कंप्यूटर होना चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनाने के लिए, वो आज छोटे मोबाइल को या एक कंप्यूटर के छोटे स्वरूप को लेकर के वो नफरत फैला रहा है और उस नफरत फैलाने वाले एक नेटवर्क का हिस्सा बन रहा है। अभी 2 दिन की बात है, एक वेबसाइट पर महिलाओं के ऑक्शन होने वाली वेबसाइट पता चलता है, वो भी उसी एक विचारधारा के लोग बताए जाते हैं जो इस विचारधारा को पोषित करते हैं। हमारी जो प्रदेश की या देश की राजनीति है उसमें हमेशा मुद्दों की प्राथमिकता को हमारे दोनों माननीय नेताओं ने उठाया और उन्होंने यही कहा कि इस देश को यदि आपको खोखला नहीं करना है तो हर काम को, हर हुनरमंद को आप काम दीजिए, हर हाथ को एक पॉजिटिव सोच दीजिए, पॉजिटिव दिशा दीजिए। लेकिन जब उसमें आप हिंदू मुसलमान दलित सवर्ण जात धर्म क्षेत्रवाद इन सब चीज़ों को ले आते हैं तो ये राजनीति के लिए और पूरे देश को सशक्त करने वाली बात नहीं होती। ये दीमक की तरह लगा करके सामने से शरीर मजबूत आए लेकिन अंदर से खोखला हो जाए, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास होता है। अभी जैसा कि दिनेश गुप्ता जी ने कहा, मैं उनकी बात को कंटिन्यू करना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक उन्होंने बात कही। दिग्विजय सिंह जी हमेशा एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं के खिलाफ रहे, तो जहां उन्होंने बजरंग दल पर बैन लगाया तो वहां उन्होंने सिमी पर भी बैन लगाया था। तो हमेशा से उनके, अब क्योंकि एक तबका उनकी छवि को लेकर के ऐसा प्रयास करता, उन्होंने कभी भी व्यक्तियों पर टिप्पणी नहीं की। आप देखेंगे अभी VD शर्मा जी ने उन पर निजी टिप्पणी कर दी, जबकि कांग्रेस पर भाजपा के लोग हमेशा से टिप्पणी करते रहे। RSS हमेशा कांग्रेस पर टिप्पणी करता रहा जब से उसकी फॉर्मेशन हुई है, जब हम सरकार में नहीं थे तब से टिप्पणी करता रहा। तो ये बहुत स्वाभाविक है, आप जिसके विरोध में उसकी आलोचना करेंगे। लेकिन जब आप व्यक्तिवादी हो जाते हैं, आज देखें भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या भाषा शैली है। कमलनाथ बूढ़े हो गए हैं, दिग्विजय सिंह की उम्र नहीं है, मानसिक संतुलन, अभी आपके बाइट में बताया गया। जब ये भाषा आ जाती है तो मुझे, आपको और बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ताओं को मुखर होकर के उसका विरोध करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति पर निजी टिप्पणी करने की राजनीति को हमेशा हमने नकारा है। और संस्थाएं जो हैं, जो संस्थागत तरीके से इस देश को चलाने के लिए या अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर टिप्पणी करने की, आलोचना करने की खुली छूट इस देश में होनी चाहिए। उस बात के भी हम लोग समर्थक हैं। और दिग्विजय सिंह जी ने उस परंपरा को, कमलनाथ जी ने उस परंपरा को हमेशा मजबूत किया है। एक बड़ी गफलत तब होती है जब व्यक्ति को विचारधारा के साथ जोड़ दिया जाता है, खासतौर से उसके कृत्य को, जो कई बार आलोचना के दायरे में आता है। ये बात हम हमेशा देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के समान रूप से कार्यकर्ता या नेता किन्हीं न किन्हीं आरोपों में घिरते हैं, और कई बार कुछ जघन्य ऐसे मामले अपराध के होते हैं जिनमें भी उनके नाम आते हैं या वो आरोपित होते हैं। तो उसको पूरी पार्टी पर या पूरी विचारधारा पर मढ़ दिया जाता है कि देखिए साहब, ये विचारधारा है, ये चल रही हैं चीज़ें। तो ये एक बड़ा विचार का विषय है। और संघ के साथ कठिनाई कह लीजिए कि उसके रक्षण के लिए खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी। संघ में ये परंपरा नहीं है कि वो दीमक शब्द पर अगर बात उठी है तो तुरंत संघ की तरफ से कोई एक सुघड़ प्रवक्ता सामने आए जो पूरी शैली में अपनी बात कहे। योगेश जी, आप किस तरह देखते हैं, क्या ये कठिनाई इसीलिए भी कई बार बढ़ती है, ये संघ से भी ये प्रश्न किया जाता है कि आपके यहाँ अपने कार्य को करते रहने और दूसरी तरफ ना देखने की एक परंपरा बना ली गई है, लेकिन अब जबकि ये माना जाता है घोषित तौर पर कि जो पार्टी सत्ता में है उसके लिए कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, एक मानसिक पोषण की दृष्टि से, विचार पोषण की दृष्टि से संघ का बहुत सीधा एक संबंध होता है। तो ऐसे में क्या संघ की तरफ से भी इन विषयों पर नहीं आनी चाहिए बात सामने, और आपकी क्या राय है वो भी रखें आप। जी 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 शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि संघ ने कभी भी इस तरह के विवादित विषयों में टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि संघ का यह एक अनुसांगिक संगठन है, अगर हमारे मातृ संगठन के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो उसमें टिप्पणी करने का एक राजनीतिक दल होने के कारण से यह हमारा दायित्व भी बनता है कि हम उसका सही विषय समाज के बीच में, जनता के बीच में लाएं। जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है जो इस तरह का बयान देते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस में उनकी खुद की पूछ परख इतनी कम हो गई है
कि वो अपने आप को हाईलाइट रखने के लिए इस तरह के उटपटांग बयान देते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी आज से लगभग 1 साल पहले और उसके भी 2-4 साल पहले दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिशु मंदिरों में सरस्वती स्कूल जो चलते हैं, वहां के छात्रों को बम बनाना सिखाते हैं, संघ की शाखाओं में बम बनाना सिखाते हैं। अब यह बयान दिग्विजय सिंह को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ पर कांग्रेस के भी युवा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी पूछ जी ताम्रकार साहब, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, आप खुद ही उनसे पूछ लेते, उनको बम बनाना सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया। इसके लिए दिग्विजय सिंह जी को सार्वजनिक बयान देके विवादित बयान देने की आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस के पदाधिकारी अगर उस मंदिर से पढ़ के निकले हैं तो वो बता देते कि हाँ, बम बनाना मुझको कौन से क्लास में सिखाया है। तो ये दिग्विजय सिंह जी का स्वभाव बन गया है अपने आप को स्ट्रीमलाइन में हाईलाइट करने के लिए। अब इन्होंने संघ जी को 4 साल बाद 100 साल हो जाएंगे चलते, 1925 में संघ चालू हुआ। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आज हम पूरे देश में अगर हम माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और नीचे तक के व्यक्तियों की बात करें तो हर महत्वपूर्ण पदों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से जुड़े हुए लोग आज संगठनों में बैठे हुए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक। आप एक वजह बता दीजिए जहां पर कांग्रेस की सरकारों से अगर हम भाजपा की सरकार की तुलना करें, जहां पर कहीं वो पीछे रहे हों। अगर आज हम बात करते हैं गरीबों की, अभी हमारे मिथुन जी बता रहे थे कि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, तो भाई साहब मैं आपसे पूछना जी, हम 1 रुपए भेजते हैं 15 पहुंचता है, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 1 रुपए भेजते हैं, 1 रुपए पहुंचता है, सीधे खाते में पहुंचता है। तो चलिए मैं दूसरे राउंड की तरफ तेजी से आऊंगा, आप जल्दी से अपनी बात कह लें कुछ सेकंड्स में, फिर मैं दूसरे राउंड की तरफ लौटूंगा, फिर आपकी राय लूंगा। जी तो मेरा ये कहना है कि अगर हम 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देख ले, जिसमें दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मुख्यमंत्री थे, न रोड थी, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, गरीब परेशान थे, तो दीमक की तरह किसने खाया 10 साल में? उसके बाद के 10 साल का विकास आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है मिथुन जी, आरोप प्रत्यारोप का विषय एक है, लेकिन हम जब तर्कपूर्ण तरीके से बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि नहीं, हम दिग्विजय सिंह जी की ही अगर बात करें, पूरी कांग्रेस की बात नहीं करें, तो दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में बनाए रखने के अलावा मैं कुछ भी नहीं मानता हूं। दिनेश जी, एक परसेप्शन ये भी है कि अगर आप संघ पर कोई टिप्पणी करते हैं तो बीजेपी और एकजुट होती है, क्योंकि संघ उसके लिए मानस पिता और मानस माता जैसी भूमिका में है। तो कुछ कांग्रेस से भी ऐसे स्वर हमने सुने हैं जब ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती है कि संघ का उल्लेख क्यों करना, जिस चीज़ को लेकर बीजेपी को लगता है कि ये हमारे माता पिता तक बात पहुंच गई है, अब हमको और एकजुट होकर जवाब देना है। और इससे संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो चुनाव के समय बीजेपी के पक्ष में काम करते हैं, वो लोग भी एकजुट होते हैं, आंदोलित होते हैं। तो आपको स्ट्रैटेजिकली कैसा दिखता है ये? क्या ये एक ऐसी रणनीति है जिससे कांग्रेस के कुछ टॉप लीडर शायद प्रसन्न हो सकते हैं? बाकी क्या आपको लगता है, जैसा आपने कहा कि युवा पीढ़ी को एक चिंतन की दिशा देने की कोशिश हो सकती है, लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल है संघ पर लगातार प्रहार करना? देखिए शरद जी, ये जो जिस तरह की बातें हैं, तो एक वोट बैंक, अल्टीमेटली आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पर जाते हैं, जो भी मुद्दा होता है आप, तो कांग्रेस की भी रणनीति कोई एक टारगेटेड वोटर है जिस पर वो अपने आप को फोकस करते हैं। ठीक है कि उत्तर भारत में उनको हम बहुत ज़्यादा नहीं देखते, और जो 90 के बाद की जो राजनीति है उसमें कि कांग्रेस सने सने कमज़ोर हुई, लेकिन इसके पहले तो कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं थी, तब भी संघ था, और जो कांग्रेस शासित राज्य थे वहाँ संघ की एक्टिविटीज़ नहीं थी। लेकिन अब ये देख रहे हैं हम कि जिस तरह से राजनीति बदल रही है, या 2014 के बाद रोज राजनीति बदली है जी, कि गांधी जी पे भी सवाल होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब क्लब हो रही हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं एक सप्लीमेंट्री रख रहा हूँ आपके सामने। जिस तरह कांग्रेस पर प्रहार करने का मतलब है जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, तो उससे कांग्रेस को बेचैनी होती है, उसी का जवाब कांग्रेस संघ पर चोट करके देने का कोशिश करती है। क्या इस तरह भी देखें हम इसको? हम बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि आरएसएस संस्था है, लेकिन वहाँ व्यक्ति संस्था के रूप में है। जब वो, आप उनके प्रतीक क्या मानेंगे? आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी,
राहुल गांधी या सोनिया गांधी, तो कहीं ना कहीं उसे संस्थागत रूप में ही उन पर जो आरोप लगाए जाते हैं कि उन्हीं के कारण वो पार्टी आज अभी भी बची हुई है, कांग्रेस पार्टी, जिसको समाप्त करने की बार बार बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व हम ये देखते हैं कि हर चुनाव में ये बात आती है कि संघ के कार्यकर्ता सरकार बनाने में लग गए। तो कांग्रेस का जो मुकाबला है स्वाभाविक तौर पर संघ के कार्यकर्ता से भी होता है। लेकिन संघ पर बोलना हमने देखा कि बहुत चुनिंदा नेताओं ने ये मोर्चा खोला है कांग्रेस में। अर्जुन सिंह जी मुझे याद आते हैं। मैं दक्षिण भारत के नेताओं के स्वर कम सुनता हूं, शशि थरूर जी के, जयराम रमेश जी के, या इसके पहले के भी अभी के नेताओं की मैं बात करूं, उनकी भी आवाज़ें कम। क्या लगता है आपको, ये मध्य प्रदेश से ये मोर्चा संभाला गया है? नहीं, ये हिंदी राज्यों, हिंदी जो स्टेट है वहाँ हिंदी भाषी राज्यों में ये अक्सर देखते हैं कि जो दक्षिण भारत के क्या ये बेहतर रणनीति मानते हैं आप इसको, या आपको लगता है सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है ये? क्या कहेंगे इसको? देखिए, आप यदि कुछ राज्य छोड़ दीजिए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य छोड़ दिए, राजस्थान में आपने सरकार बनाई, छत्तीसगढ़ में फिर आपने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में भी बनी थी, तो ये उसी कहीं ना कहीं जो रणनीति है, केवल एक जो है कांग्रेस का जो वोट बैंक है, हम अल्पसंख्यक को ना माने, वो SC ST पर भी समानांतर काम कर रहे होते हैं। तो वो उनका जो टारगेट वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी से किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ा, संघ से नहीं जुड़ा, उस पूरे को वो फोकस करते हैं। जी मिथुन जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि संघ को जितना मैं जानता हूं, संघ के बारे में मैं ये जानता हूं कि संघ बैकग्राउंड में रह करके काम करता है और फ्रंट पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं। और आप देखेंगे कि जिनका स्ट्रांग बैकग्राउंड भारतीय संघ का रहता है, उनको भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है और उनको भविष्य का लीडर भी माना जाता है। ये संघ के लोगों की बात हो रही है। और एक जो अच्छा गुरु है, उसकी जो विद्या है उसके सबसे प्रिय शिष्य में दिख जाती है। तो इसी तरीके से RSS गुरु की भूमिका में है और BJP उसके शिष्य की भूमिका में है। तो आज ऐसे समय में जब इन्होंने वादा किया था कि जब RSS के मार्गदर्शन से निर्मित BJP की सरकार आएगी, हम लोग बहुत बेहतर काम करके दिखाएंगे, तो आज असम और मिजोरम दोनों NDA शासित राज्य होने के बावजूद दोनों एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ दूसरा मुख्यमंत्री FIR कर रहा है। आज जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलता है। आज CBI के खिलाफ रेड मार रही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस खिलाफ बोल रहे हैं। ये आपने 70 साल में कब देखा था? ये संघ की फुल फ्लेजेड मानसिकता वाली सरकार आने के बाद आपने देखा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें कि ये संघ की विचारधारा के अनुरूप है या संघ की विचारधारा के खिलाफ इनकी सरकार के नीति आती है। कैसे होता है कि CAA NRC जैसे मुद्दे आज फिर बड़े पैमाने पर जिंदा हो जाते हैं? कैसे हो जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मामले बड़े पैमाने पर जिंदा हो जाते हैं? कैसे हो जाता है कि आज जिन राज्यों में चुनाव है वहां 80 और 20 की बातें होने लग जाती है? कैसे हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को प्रवक्ता बनाती है जो ये बात कहते हैं कि आजादी हमें 99 साल की लीज पर मिली थी, 99 साल बाद हमें वापस करनी है। ये जो प्रोपगेशन है, ये जो फेक न्यूज को फैलाने वाली एक संस्था है जो एक नेटवर्क के रूप में काम करती है, इन लोगों जी योगेश जी, मैं मिथुन जी की बात अभी सुन रहा था। इन्होंने असम मिजोरम की बात की, तो मैं जम्मू कश्मीर की तुलना उससे करना चाहता हूं। जब तक वहां पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार चल रही थी, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि गोली न चलती हो, बारूद न चलती हो, व्यक्ति मरते ना हो। लेकिन आज अगर हम आसाम मिजोरम की तुलना करते हैं तो मिथुन जी, जम्मू कश्मीर भी आपके सामने एग्जाम्पल बन के खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल बन के खड़ा हुआ है। जम्मू उत्तर प्रदेश में जितनी घटनाएं वहां पर होती थी, आज आप उन घटनाओं से तुलना करेंगे तो वहां 1% भी घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो इस प्रकार की तुलना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मैं बात करना चाहता हूं, मिथुन जी को याद दिलाना चाहता हूं। RSS को दीमक कहने वालों को मैं बताना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1962 में जब बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था तो RSS कार्यालय में संदेशा भेजकर गोला बारूद बॉर्डर में भिजवाए, RSS के स्वयंसेवक लेके गए। उसके बाद जब वहां 26 जनवरी की परेड होनी थी तो सेना के सैनिक बॉर्डर में लगे हुए थे, तो 26 जनवरी के परेड के लिए संघ के स्वयंसेवकों को दिल्ली कार्यालय में संदेशा भेजकर उनको संघ के गणवेश में बुलाकर रोड मार्च लगवाए। तो आप ये बताइए कि अगर पंडित नेहरू जी संघ को बुला रहे हैं, संघ के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो अब दिग्विजय सिंह जी नेहरू जी से ज्यादा अगर कांग्रेस समझते हैं
तो मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस तरह के विषयों को अनावश्यक तूल देना, संघ मात्र संस्था है, संघ करता क्या है पहले तो ये मैं आपको बता दूं, संघ का काम है व्यक्ति जी, मैं योगेश जी एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, मैं क्लियर कर लूं, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। कुछ मिथुन जी जोड़ना चाह रहा है, आपके पास पूरा समय रहेगा, हालांकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। जी मिथुन, मेरा केवल बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में। बिल्कुल संक्षेप में कहना चाहता हूं, आपने जो बातें संघ को लेकर के कही मैंने भी सुना था, शायद नेहरू जी ने भी उस बात पर ध्यान दिया हो कि संघ का कहना है कि देश में कहीं भी विपदा आती है, कहीं भी आपदा आती है तो संघ के लोग सबसे पहले खड़े होते हैं। कोविड की दूसरी लहर में एक हॉस्पिटल बांग्लादेश, जी बिल्कुल मैं सहमत हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि संघ के लोगों ने तो हमेशा ये कहा कि हम लोग अपनी, जब भी देश पर समस्या आएगी, जब भी देश पर हमला होगा, 3 दिन के अंदर संघ के लोग अपनी सेना खड़ी कर लेंगे। एक युद्ध बताइए जिसमें संघ के लोग जाकर के लड़े। नेहरू जी ने तो मौका दिया था, संघ के लोग क्यों नहीं पहुंचे? योगेश जी संक्षेप में अपनी बात कहिए। जी जी, मैं बिल्कुल मिथुन जी से सहमत नहीं हूं। जब भी आपदा आई है संघ ने आगे बढ़कर सहयोग किया। सर कोविड की लहर में किस अस्पताल में थे संघ के लोग? कोविड की लहर में संघ के स्वयं सेवकों ने, भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों में जाकर, सड़कों में नहीं अस्पतालों में होना था ना उस समय, लहर के समय सड़कों पर तो बैन कर दिया था आपने। मैं खुद गया हूं। नहीं ये अच्छा, आप बीजेपी में आप संघ के ही हैं? आरोप मिथुन जी मत लगाइए, नहीं हम लोग खुद निकले। आप ये बताइए किस अस्पताल में, कहां आपने सिलेक्ट? इतना वक्त नहीं हमारे पास कि ये हम यहाँ बैठकर संघ के लोग किस युद्ध में लड़े हैं या किस अस्पताल में रहे हैं? अपना दे दें योगेश जी, विचारात्मक उत्तर दे दें जी, वो हम खत्म करेंगे। मैं बहुत स्पष्ट हूं, संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से कोरोना काल में हॉस्पिटल में डेड बॉडियां जो परिवार के लोग नहीं उठाते थे, वो हम लोगों ने उठाकर से अंतिम संस्कार किया है। उनको अनुमति थी मिथुन जी, उनको अनुमति थी लॉकडाउन में, मतलब जो प्रशासन का काम था, संघ के लोगों को अलग से अनुमति दे दी आपने। सर कोई अनुमति का विषय नहीं था, हम समाज सेवा कर रहे थे। समाज से अलग संघ नहीं है। कांग्रेस के लोग घरों से नहीं निकले। मैं आपको बता रहा हूं, पूरी जनता पर बैन था सर, संघ के लोगों को अकेले अनुमति दे दी आपने। ये जो आप लोग फेक न्यूज फैलाते हैं ना, इसके खिलाफ हम लोग हैं। संघ से बोलिए सच पर कंसंट्रेट करे तो ज्यादा बेहतर चीजें सामने आएंगी। जिस समय शासन प्रशासन ने सबको अंदर बंद करने, चलिए मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा क्योंकि बहस जो है बहस निष्कर्षों पर नहीं पहुंचती है, बहस निष्कर्षों पर नहीं पहुंचती है। लेकिन एक सवाल मिथुन जी और योगेश जी हम सबके सामने बड़ा है, और सवाल यह है कि जिस देश में लोकतंत्र जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम व्यक्तियों पर प्रश्न खड़े करने की अनुमति देता है, वहाँ ये तिलमिलाहट क्यों होती है? हमको नहीं होनी चाहिए, और ये तिलमिलाहट नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू संघ की मदद लेते थे, और बांग्लादेश का गठन जब हुआ तो संघ ने, गुरु गोलवलकर जी ने तारीफ की इंदिरा जी की। ये बात खुद अटल जी ने कही है कि मैंने इंदिरा गांधी को दुर्गा नहीं कहा, ये गुरु गोलवलकर जी ने कहा कि जाकर उनसे कहो बड़ा अच्छा काम किया है। अच्छे काम की तारीफ हमेशा होती है। आप अगर देश की जनता की निगाह में एक दूसरे की विचारधारा को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत करेंगे तो ये कितना उचित है, ये जनता पर क्यों नहीं आप छोड़ते हैं? जनता की गहरी विश्लेषणात्मक दृष्टि है, वो संघ को भी परखती है, वो भारतीय जनता पार्टी को भी परखती है, वो कांग्रेस को भी परखती है। और यही वजह है कि इस विराट लोकतंत्र में दुनिया के कभी कांग्रेस होती है, कभी बीजेपी होती है। तो आप उसकी दृष्टि पर क्यों अपने बाण इस तरह से छोड़ते हैं जो संदेह पैदा करने की कोशिश करते हैं? और माफ़ कीजिएगा, जनता से अधिक संदेह तो आप लोगों के मन में नज़र आता है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है 2022 कि हमें और बड़े होने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे की विचारधारा का और अधिक सम्मान करने की ज़रूरत है, और जहां त्रुटि है वहां लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से पुरजोर मुखालिफत करने का अधिकार एक बड़े लोकतंत्र में, विशाल लोकतंत्र में सदैव हमारे पास है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। बहुत धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद मिथुन जी, धन्यवाद योगेश जी, बने रहिए।